आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का विज्ञान का अध्याय 11 चैप्टर 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, जंतु और पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, तो हम लोग आते हैं जंतुओं में। ठीक है, जानवर भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, ये सभी जंतुओं में आते हैं। और पादप के अंदर पेड़ पौधे, ये सभी पादप में आते हैं। इनके अंदर जो परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कोई भी वस्तु, कोई भी जैसे कि ब्लड होता है, ग्लूकोज होता है, या खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा, ये सभी के सभी कैसे परिवहन होता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं फिर से। आप जानते हैं कि सभी सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, जल हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, ऑक्सीजन ये भी महत्वपूर्ण है, सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है भाई, जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, आप जानते हैं। ठीक है, उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना पड़ता है, सभी अंगों तक, क्योंकि सभी अंगों से वर्क होता है, सभी अंग का एक न एक कार्य होता है। ठीक है, जैसे आँख का देखने का, कान का सुनने का, तो सभी तक ऊर्जा पहुंचानी पड़ती है शरीर के अंदर। जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना जाता कहाँ है, पेट में। ठीक है, लेकिन ऊर्जा जब उसमें से निकलेगी तो सभी अंगों तक पहुंचना आवश्यक है। साथ ही जंतुओं को उन उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि जो वेस्टेज होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानमंद होता है, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ठीक है, जो शरीर के अंदर जो वेस्टेज होता है भाई, जैसे पसीना होता है, ठीक है भाई, और वेस्टेज होता है जब खाना खाने के बाद जो होता है, ठीक है, मल होता है, ये सभी बाहर निकालना होता है। तो निकालने के लिए एक स्पेसिफिक अंग होता है भाई, वहां तक पहुंचाना पड़ता है, जब वो बाहर निकलेगा। क्या आप जानते हैं ये सब कैसे संभव होता है? चित्र 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई देती हैं? चित्र 11.1 में ये देखिए भाई। ठीक है, 11.1, हाँ ये 11.1। ठीक है, इसके अंदर ये हृदय है, हृदय। ठीक है, और ये सिरा होती है और धमनी होती है, भी बताऊंगा इनके बारे में। इनमें रक्त फ्लो होता है, रक्त मतलब ब्लड चलता है। ठीक है, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। अब देखो, परिसंचरण तंत्र क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो परिसंचरण तंत्र क्या है? हृदय और रक्त वाहिनियां ये दोनों मिक्स मिल जाती है तो क्या बन जाती है भाई? परिसंचरण तंत्र। ये पूरा परिसंचरण तंत्र है पूरी बॉडी के अंदर जो घूम रहा है। ठीक है, ये हृदय है, दिल, हार्ट, और ये नसें है ना भाई, ये सारी धमनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां, ये मिल करके हमारा परिसंचरण तंत्र बनाती है। बस इतना सब। इस अध्याय में हम पादप और जंतु में पदार्थ के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, पदार्थ के परिवहन कहाँ कहाँ से परिवहित होता है। ठीक है, जैसे कि सर में दर्द होता है, हम गोली खाते हैं सर दर्द की, तो कहाँ जाती है गोली? सर में दर्द तो क्या सर में चली जाएगी? वो जाएगी भाई पेट में। ठीक है, फिर वहां से जो भी पदार्थ उससे प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा पहुंचेगा हमारे कोशिकाओं तक, और जिस कोशिकाओं को उस पदार्थ की आवश्यकता होगी वो उसको लेकर के और हमें आराम पहुंचाएगी। ठीक है, परिसंचरण तंत्र, रक्त के बारे में सबसे पहले, ब्लड के बारे में। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। ठीक है भाई, रक्त क्या है भाई? अगर शरीर का हिस्सा कहीं से भी कट हो जाता है, कुछ गिर जाता है, पैर कट गया, हाथ कट गया, ठीक है, गिर गए, सबसे पहले ब्लड निकलना शुरू हो जाता है भाई, ब्लडिंग हो जाती है। अब ये भाई जो ब्लड होता क्या है? ये रक्त वाहिनियां, मतलब जो नसें होती हैं भाई, उसके अंदर बहने वाला एक लाल रंग का द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है, एक पदार्थ होता है। ठीक है, ये पाचित भोजन, पचा हुआ भोजन को क्षुद्रांश, मतलब छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। पाचित भोजन को नहीं भाई, पाचित भोजन को। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ले जाता है। ठीक भाई, फेफड़े, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने फेफड़ों के बारे में। फेफड़े से जो ऑक्सीजन होता है वो
ब्लड खून के अंदर, रक्त के अंदर मिक्स होकर के अब शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच जाती है। ठीक है। रक्त शरीर में रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो हमारे उपयोग का नहीं है, ठीक है भाई, उन सभी को लेकर के और ये बाहर निकालता है, मतलब कि ऐसे अंग तक पहुंचाता है जहां से वो बाहर निकल जाए। ठीक है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, ठीक है भाई, किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक एक तरल से बनता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है भाई, प्लाज्मा अभी बहुत कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी चली थी भाई। ठीक है भाई, प्लाज्मा कहते हैं भाई, जो कोई किससे बनता है भाई, प्लाज्मा से बना होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है, इसके अंदर मिक्स रहती है भाई, बहुत तरीके की कोशिकाएं। ठीक है, ये पूरी बॉडी के अंदर है भाई परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चित्र में धमनियां लाल रंग, धमनियां है भाई ये लाल रंग वाली। ठीक है, में तथा सिराएं नीले रंग के दिखाई गई है। ठीक है, एक के अंदर ऑक्सीजन युक्त खून होता है और एक के अंदर बिना ऑक्सीजन युक्त खून होता है। ठीक है, होता दोनों में ब्लड ही है। ठीक है, ये देखो भाई पैर के नीचे से लेकर के एकदम नीचे से लेकर के और ये पूरा टॉप तक होती है भाई, एकदम सर के ऊपरी भाग तक। ठीक है भाई, सर के ऊपरी भाग तक होती है। पूरे शरीर के अंदर जाल की तरह फैला होता है हर जगह। इन्हीं पाइपों के अंदर, इन्हीं नसों के अंदर ब्लड दौड़ता है। रक्त का रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है भाई, ये जानना चाहती हैं भाई कि रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों होता है। आइए देखते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है भाई, कोशिका जिससे मूलभूत संरचना कहते हैं कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, रेड, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, सेल मतलब कोशिका, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब आगे आरबीसी पे ही बात करेंगे। ठीक है, लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी। ठीक है, होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है भाई, तो खून रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है भाई, रेड होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर मतलब रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में जिनमें एक लाल वर्णक होता है, वो लाल वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल होता है, बस। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल लेता है और फिर अपने साथ लेकर के जाता है, शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा देता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा, रक्त तो लाल नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन जो है भाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब परिवहन करने में असक्षम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी कहीं भी कटता है तो तुरंत पट्टी बांधनी चाहिए, उसको रक्त रक्त जो बह रहा है उसे रोकना चाहिए। ब्लड लॉस हो जाने से अगर शरीर से रक्त ज्यादा बाहर आ जाएगा तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। ठीक है भाई, और भी होती है कोशिकाएं, जैसे कि अभी रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा था ना, लाल रक्त कोशिकाओं के, आरबीसी के। अब देखो, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट रंग की होती है, सफेद रंग की होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ऐसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये कोशिका उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब जो रोगाणु होते हैं ना भाई, ठीक है, ये उन सबको मारती है। जैसे शरीर के अंदर अगर मच्छर काटता तो डेंगू, ठीक है भाई, तो डब्ल्यूबीसी जो है बाहर से आने वाले जितने वायरस होते हैं उन सबको खत्म करती है, उन सारे रोगाणुओं को रोकती है। ठीक है, बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। ठीक है भाई, बॉडी में कहीं पे भी कट लगेगा वहां से ब्लड निकल जाएगा भाई। ठीक है, कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया है। ठीक है भाई, कुछ समय बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर हल्की फुल्की कट लगे, हल्का फुल्का चोट लगा तो। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम गया है, वहां पर ब्लड क्या होता है भाई, जम जाता है, लाल रंग का थक्का जम जाता है मोटा सा, अगर उसे उखाड़ दोगे तो दोबारा ब्लड फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ये देखकर बूझो को परेशान हो गया भाई, बूझो
परेशान हो गया, ये क्या हो गया भाई, कौन सा जादू हो गया, ब्लड अपने आप कैसे जम गया। ठीक है, रक्त का थक्का बन जाना उसे एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। इसे पट्टिकाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है भाई, इसी को कहा जाता है भाई, प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये इसीलिए होती है ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, कहीं छोटी मोटी जो चोट लगती है उससे क्या होता है, ब्लड खुद ही अपने आप को बहना रोक लेता है, और इसके कारण क्या होता है, ब्लड ज्यादा बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, अगर ये नहीं होती है तो फिर भाई ब्लड ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, ब्लड के बारे में जान चुके हो भाई, क्या क्या होता है उसके अंदर। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और फिर थर्ड प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, पट्टे कण। ठीक है, फिर आता है भाई रक्त वाहिनियां। रक्त मतलब ब्लड, वाहिनियां मतलब जिसके अंदर रक्त बहता है। ठीक है, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त को ले जाना होता है, सर्कुलेट करना होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अंत शोषण के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़े फुफ्फुसों, क्या भाई, फेफड़ों को भर देती है। आपको पता है भाई अंत शोषण क्या होता है भाई, जब हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन या हवा भर जाती है उसे कहते हैं भाई अंत शोषण। ठीक है, रक्त इन ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। ठीक है भाई, रक्त है, ब्लड वहां पे मौजूद होता है, फिर क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, हीमोग्लोबिन उनको ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है, परिवहित करता है, शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है भाई। ठीक है, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। ठीक है भाई, और यही क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, CO2, ये जब हम खाना पचता है, ऊर्जा निकलती है ग्लूकोज से, तब वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है, और इसको क्या करता है भाई, रक्त अपने साथ ले आता है फेफड़ों तक, फिर वहां से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस रक्त को वापस हृदय में ले आया जाता है, जहां से ये फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, जैसे कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार सभी में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। ठीक है भाई, इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। पहली रक्त वाहिनियां में क्या है भाई, धमनी, और दूसरी सिरा। ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है भाई। ठीक है भाई, इन्हें धमनी और सिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ठीक है भाई, ये धमनियां है ना भाई, ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन के साथ चलेगी, O2 के साथ चलेगी। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी भाई। ठीक है, धमनियों में क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है भाई, ये जो धमनियां हैं, ठीक है, धमनियां जो जो नसें हैं धमनियों वाली, ये मोटी होती है और मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें से ज्यादा प्रेशर से चलता है ब्लड। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है भाई, जानते हैं कैसा फ्लो होता है। क्रियाकलाप 11.1, अपने दाहिने दाहिने दक्षिण सीधे हाथ की मध्य और तर्जनी उंगलियों को अपनी बाईं, मतलब उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड साइड, कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई संपदन गति महसूस होती है? यहाँ संपदन क्यों होती है? यह संपदन नब्ज कहलाता है। ठीक है, और ये धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होती है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार संपदन होता है। जिस तरीके से चित्र में दिखाया गया, इस तरफ से पकड़ना और कोशिश करना समझने की। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, तुम्हें ऊंचा फ्लट मारते हुए दिखाई देगा भाई, ऐसा मतलब महसूस होगा, दिखाई तो नहीं देगा लेकिन महसूस होगा कि हाँ भाई यहाँ से कुछ फ्लो हो रहा है। ठीक है, कलाई में नाड़ी संपदन के अनुभव करना, डॉक्टर भी ऐसे चेक करता है ना भाई, प्रेशर कितना है और कितनी स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा है, बुखार है या नहीं है। ठीक है,
आपने कितने नाड़ी संपदन गिने? प्रति मिनट संपदनों की संख्या को संपदन दर कहते हैं। प्रति मिनट में कितनी संपदन हो रही है। विश्राम की अवस्था में किसी अवस्था किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति मतलब यंग मैन संपदन दर सामान्य 72 से 80 संपदन प्रति मिनट होता है। ठीक है भाई, 72 से 80 मिनट संपदन होता है। 1 मिनट के अंदर 72 से 80 टाइम के बीच में होगा। अपने शरीर के अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी संपदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी संपदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें संख्या 11.11 में 11.11 में लिखिए। ठीक है भाई, किसकी कितनी रही लिखना, चेक करना। ठीक है, और जानना हो तो वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर के शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है। मतलब शरीर के सभी हिस्सों में से लेकर के वापस हृदय में लाती है, हार्ट के पास लाती है, दिल के पास लाती है। उसे क्या कहते हैं भाई, शिराएं। तो शिराओं में क्या होता है भाई, CO2, और धमनियों में क्या होता है, O2 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। अपेक्षाकृत मतलब कि धमनियों से पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, ये फेफड़े हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ली जाएगी। ठीक है, धमनियाँ, फुफ्फुस, शिरा। अब भाई धमनियों में क्या होता है भाई, ये धमनियाँ आएंगी कोशिकाओं में से। ठीक है, और धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त खून होता है। ठीक है, और ये रहा भाई शिराएं। ठीक है, शिराएं में क्या होता है भाई, जो CO2 होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। परिसंचरण तंत्र का व्यवस्थित चित्र। अगर परिसंचरण तंत्र का चित्र बोला जाए तो ये वाला चित्र बना देना, इसमें भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आदमी वाला चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बना देना बस। ठीक है, चित्र 11.3 देखिए। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती दिखाई देती है और ऊतकों में पहुंचकर वह पुनः अत्यधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर के शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। ठीक है, मैंने चित्र 11 पॉइंट देखा, भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनियां सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है और इसीलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस, शिरा, धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। ठीक है भाई, फुफ्फुस, शिरा, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है ना भाई, यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है धमनियों से और शिराओं से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, ये फुफ्फुस शिराएं हैं, इसके अंदर अपोजिट वर्क हो रहा है। ठीक है, रक्तदान। रक्तदान होता है ब्लड डोनेशन। रक्त की उपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रक्त न होने के कारण अगर किसी को कोई बीमारी या एक्सीडेंट हो गया, भाई ब्लड लॉस हो गया, उसको चोट लग गई, सारा ब्लड बह गया, उसको ब्लड की तत्काल जरूरत है। अगर अस्पताल में ब्लड नहीं है तो भाई उसकी जान चली जाएगी। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है। स्व इच्छा मतलब अपनी इच्छा से किया जाने वाला और स्वस्थ व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, और 50 साल से कम है, वो रक्तदान कर सकता है। ठीक है, जिसे पिछले 1 साल के अंदर कोई बीमारियां नहीं हुई होगी, जिसका वजन 50 किलो से ऊपर भी होना चाहिए, जो कई कई अनमोल जाने बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर किया जाना चाहिए। दान किया गया ये रक्त ब्लड बैंक में निवेश देखभाल में रखा जाता है। ठीक है भैया, ब्लड डोनेट करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को, इससे कोई कमजोरी नहीं होती है। ठीक है, और अगर रक्तदान किया हुआ अगर 1 साल के अंदर आपको जरूरत पड़ती तो आपको मिल भी जाता है। हृदय, दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ये निरंतर धड़कता रहता है। हृदय भाई जब
हृदय का काम बंद जब होता है, जब इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाता है। नहीं तो पूरी जिंदगी ये धड़कता रहता, अपना वर्क करता रहता, कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी आराम नहीं करता है। ठीक है, अगर ये आराम करेगा तो इंसान चल बसेगा। ठीक है, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्याप्त बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। ठीक है भाई, ये बिना रुके वर्षों तक। ठीक है, अगर मान लो कोई 100 वर्ष जीता तो 100 करता रहता, कभी रुकता ही नहीं। ठीक है, आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुह एक मिनट हृदय वक्ष गुह में स्थित होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होता है छाती के अंदर, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। ठीक है भाई, थोड़ा बाईं ओर मतलब ये समझ लो 70 से 75% लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और 20-25% के आसपास राइट हैंड साइड में रहेगा। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़ करके मुट्ठी बना लीजिए। अब अपनी मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है भाई, अपनी मुट्ठी बंद करके देखना भाई, जितनी बड़ी मुट्ठी बन रही है इतना बड़ा आसपास एवरेज इतना ही आपका हृदय होगा, इतना ही बड़ा दिल होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2 में समृद्ध रक्त परस्पर मिल मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है। ठीक है भाई, हृदय पूछा जाएगा कितने कक्षों में बटा होता है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इससे 4 हिस्से किए जाते हैं। पहले सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाई समृद्ध रक्त होगा। ठीक है, ठीक है, कितने हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं हृदय के, 4 हिस्से होते हैं हृदय के। ऊपरी 2 कक्ष अली अलिनद अलिंद कहलाते हैं, और निचले के 2 कक्ष नीलीय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देते। ठीक है भाई, इनके बीच में जो डिवाइड हो रखे ना भाई, ये 4 हिस्से, इनके बीच में पतली पतली दीवारें होते हैं, ये मिक्स नहीं होने देते ब्लड को। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए। ठीक है भाई, ये है भाई पूरा चित्र देखो, ये हमारा हृदय है। फ्लो में कैसा हृदय दिखाता है भाई, ऐसा दिखाता है ना, कुछ ऐसा करके। लेकिन ये क्या भाई, इसके अंदर बनता है भाई हृदय ऐसा, इसलिए हृदय यही है भाई। ये बनता दिखाई दे रहा है ना भाई, कुछ बन नहीं पा रहा भाई ठीक है, इसी इसी हिस्से को उठाया जाता है इसके अंदर, इसी हिस्से में। ठीक है, ये दिखाया जाता है फिल्मों के अंदर हृदय। ठीक है, असली हृदय पूरा का पूरा है। ठीक है भाई, इसके अंदर दिया गया दायां आलिंद और बायां बायां आलिंद। फिर इस चित्र को याद रखना, तो सबसे ऊपर क्या आता है, महाशिरा, इधर महाधमनी। ये बायां है और ये दायां है। दायां मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दायां आलिंद बायां आलिंद। ठीक है, फुफ्फुस शिरा जो फेफड़े से आने वाले होते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ये बीच में है ना भाई, ये डिवाइड नहीं होने देते भाई। ठीक है, मिक्स नहीं होने देते, डिवाइड करके रखते हैं। मानव हृदय का कार्ड चित्र देखिए भाई, चलो तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसार अनुसरण कीजिए। इन चित्र में तीर द्वारा हृदय के फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह से शरीर में पंप होता है।
हृदय संपद मतलब दिल का धड़कना। ठीक है भाई, दिल का धड़कना। हृदय के कक्ष की भित्तियां हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और विसरायित होती है, मतलब सिकुड़ना फैलना। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय संपदा हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का संपदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय संपदो धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय संपदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। देखो भाई, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में हाथ रख करके महसूस कर सकते हैं भाई कि कुछ धड़कता हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से लगा करके चेक करता भाई क्या हार्ट बीट्स है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय संपदा की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पिक जो कि कान में लगाए जाते हैं, ठीक है, श्रोतिका जिसे सुना जाए, लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप पर चेस्ट पीस के हृदय को के स्थान पर रख करके श्रोतिकाओं को संपदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है भाई, ये मॉडल बनाने का है, पढ़ना है इसको, मॉडल बना लेना। ठीक है, जैसे कि इसने बना रखा है, ये असली का स्टेथोस्कोप है। ठीक है, डॉक्टरों के पास होता है, और ये अपने सुनने के लिए बनाया जा रहा है भाई टीप के द्वारा। हृदय के विभिन्न कक्ष के लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी, और अंग्रेज थे। उन दिनों यह सामान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। इसके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, रिसर्च थी उनकी, हार्वे की। मुझे जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर के प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड में अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भाई, स्पंज और हाइड्रा के अंदर पानी ही इनका परिसंचरण तंत्र का काम कर देता है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निकासी के विषय में अध्ययन करें। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि
शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च शोषण मतलब जब छोड़ते हैं के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। हम जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होता है। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, जो भी कोशिकाओं के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सभी को बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने वाले सभी तंत्र के अंदर जो भी वर्क करता है उन सभी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। जब किस प्रकार यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें से उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पूर्ण अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए या हटा दिए जाते हैं। ठीक है भाई, जो जल के अंदर ब्लड के अंदर मिक्स होंगे ना भाई, जो अपशिष्ट पदार्थ वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता जाता है और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग को यह है भाई पूरा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है भाई, वृक्क, इन दोनों वृक्क में से, ठीक है भाई, ब्लड में से मूत्र, ठीक है भाई, इसमें से बहता हुआ स्टोर होकर बाहर, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर का। दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और ये जिससे मूत्र शरीर के बाहर निकल जाता है। मूत्र वाहिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्य 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद मतलब पसीना में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़े में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, किनारे किनारे जहाँ पसीना आता है उसके, विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ की अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़े में छिद्र से सिर कर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पीकृत होता है तो घड़े में बचा हुआ शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीने भी हम अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देता है तो ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण होता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि
कृत्रिम मृतक द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से विशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपहोन डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है भाई, अगर ये वर्क करना बंद कर दे तो इंसान के जीवित रहने की अवधि कम हो जाती है। ठीक है, पहले जानना चाहती है कि अन्य जंतुओं की भी मौत करते हैं। ठीक है भाई, जैसे इंसानों में हो रहा है ना भाई, उसी तरीके से निर्भर होते हैं। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादनों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है भाई, इसका अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अब पेड़ों के अंदर कैसे परिवहन होता है भाई? जड़ें होती हैं, जड़ों में से पानी सोखा जाता है, खनिज लवण सोखा जाता है और वो ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है भाई। ठीक है, उसी तरीके से भाई पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसमें क्या बनाया जाता है भाई? खाना। जल और खनिजों का परिवहन। मूल रोम, ठीक है, मूल मतलब जड़ों में से सोखा जाता है पानी को, खनिज लवणों को। फिर संवाहक ऊतक होते हैं भाई पेड़ों के बीच के अंदर, पेड़ों के तने में, और वो संवहन सब जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, वही ऊतक। जल में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। ठीक है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषण कहते हैं। मूल रोम, यह भाई मूल रोम। ठीक है भाई, इसमें से पानी जाता है। जाइलम, ये छोटे छोटे जाइलम है। यह भाई संवहन जड़ें सोखती है भाई, पोषक तत्व ले जाती है ऊपर तक, और पत्तियां में भोजन जो बनता है वो पत्तियां से जड़ों तक पहुंचता है। जड़ों का तो विकास करना है भाई, नीचे तक पहुंचाना है जड़ों को भी। ठीक है, हमने इसके क्रियाकलाप के लिए एक कांच के गिलास, अच्छा ये देखो भाई, अब क्या होगा, इसके अंदर रंग भर दिया और ये डंडे काट के डाली है भाई, अब इसमें से पानी सोखेगा ये। ठीक है, इसके बाद इसको कट करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? एक कलरफुल मिलेगा। ठीक है, क्यों भाई? ये क्योंकि इसके अंदर संवहन हो रहा है भाई। ठीक है, परिवहन हो रहा है, इसके अंदर से ऊपर की ओर भेज रहा है। तो क्या भेज रहा है भाई? जो इसके अंदर पानी भरा है भेज रहा है, इसीलिए क्या हो गया? इसका रंग रेड हो गया नीचे। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? सूरज की रोशनी पड़ती है ना पानी के ऊपर, तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो उसी तरीके से पेड़ों के अंदर से भी जो जल होता है ना उसे वाष्प उत्सर्जित कर दिया जाता है भाई। ठीक है, सतह पर उपस्थित रंध्र, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में। रंध्र वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों में जल के वाष्पन से चूर्ण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। ये वैसे ही जैसे कि आप स्ट्रॉ मतलब कि पाइप से खींचते ना जूस पीते हैं, तब जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्ष में बहुत अधिक सिंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्प उत्सर्जन पादप को ठंडा करने में भी सहायक होता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया खत्म ये चैप्टर। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, समझ आ जाएगा।